एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम विज्ञान विषय के कोशिका में के भाग 2 में आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम भाग 1 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित है। इनका संदर्भ कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 11 है। ये प्रश्न विशेष तौर पर रीट प्री एवं रीट मेंस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी इनको आप देख सकते हो। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है अपना, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सभी कोशिकाएं सजीव है। ऑप्शन 2 दे रखा है सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। ऑप्शन 3 दे रखा है कोशिका पादप और जंतुओं की मूलभूत रचनात्मक इकाई है। और ऑप्शन 4 दे रखा है कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जनन करती है। तो कोशिका सिद्धांत जो प्रतिपादित करता है वो करता है कि कोशिका पादप और जंतुओं की क्या है, मूलभूत रचनात्मक इकाई है। बाकी सारे प्रश्न सही है कि बाकी सभी कथन भी सही है। सभी कोशिकाएं सजीव होती है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में नहीं होता। कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जनन करती है। तो कोशिका सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है कि कोशिका पादप और जंतुओं की मूलभूत रचनात्मक इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है जीवाणु, ऑप्शन 2 दे रखा है विषाणु, ऑप्शन 3 दे रखा है कवक, ऑप्शन 4 दे रखा है माइकोप्लाज्मा। या अरबी से किताब में दे रखा है, कक्षा 6 की किताब में दे रखा है कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद माना जाता है उसे माना जाता है विषाणु को। किसको माना जाता है? विषाणु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से किसके बाहर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती? ऑप्शन 1 दे रखा है जीवाणु, ऑप्शन 2 दे रखा है विषाणु, ऑप्शन 3 दे रखा है क्लोरेला, ऑप्शन 4 दे रखा है शैवाल। तो किसके बाहर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती? विषाणु के शरीर के बाहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन 2 दे रखा है यह कोशिका की सबसे भारी निर्जीव परत है। ऑप्शन 3 दे रखा है रॉबर्ट हुक ने वास्तव में कोशिका भित्ति को ही देखा था। और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ये सारे प्रश्न कक्षा 8 की जो किताब है उसमें पार्ट 6 दे रखा है, पार्ट 5 है, पार्ट 6 शायद शरीर की इकाई, तो उससे लिया गया है। और कोशिका की भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, कथन सही है। ये कोशिका की सबसे बाहरी और निर्जीव परत है। और रॉबर्ट हुक ने वास्तव में कोशिका भित्ति को ही खोजा था सर्वप्रथम 1665 में कोशिका भित्ति को ही खोजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन 1 दे रखा है सेलुलोज की, ऑप्शन 2 दे रखा है हेमिसेलुलोज की, ऑप्शन 3 दे रखा है पेक्टिन की, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त तीनों की। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमिसेलुलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये भी कक्षा 8 की किताब से ये प्रश्न भी। तो अगला प्रश्न देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 6 है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन 1 दे रखा है सेलुलोज की, ऑप्शन 2 दे रखा है म्यूरेमिक अम्ल की, ऑप्शन 3 दे रखा है पेक्टिन की और ऑप्शन 4 दे रखा है काइटिन की। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। और कोशिका भित्ति होती है कोशिका की बाहर की सबसे भारी परत, कोशिका की सबसे बाहरी परत, और ये होती है निर्जीव परत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है सेलुलोज की, ऑप्शन 2 दे रखा है पेक्टिन की, ऑप्शन 3 दे रखा है म्यूरेमिक अम्ल की, ऑप्शन 4 दे रखा है हेमिसेलुलोज की। तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है म्यूरेमिक अम्ल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 म्यूरेमिक अम्ल। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, किसके कारण पादप कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है? ये सेम लाइन दे रखी है आरबीएससी की बुक में। तो ऑप्शन 1 दे रखा है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 2 दे रखा कोशिका भित्ति, ऑप्शन 3 दे रखा केंद्रक, ऑप्शन 4 दे रखा हरित लवक। तो किसके कारण पादप कोशिका में विशेष क्या पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? यानी कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ये परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कोशिका भित्ति के कार्य हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, ऑप्शन 2 दे रखा है कोशिका को आकार प्रदान करना, ऑप्शन 3 दे रखा है उपयुक्त पदार्थों का परिवहन और संचरण करना, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी कथन।
तो कोशिका भित्ति का जो कार्य है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है कोशिका को आकार प्रदान करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। तो पदार्थों का परिवहन और संचरण में भूमिका निभाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोशिका को फटने से कौन बचाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 2 दे रखा है कोशिका भित्ति, ऑप्शन 3 दे रखा है रिक्तिका, ऑप्शन 4 दे रखा है हरित लवक। तो कोशिका को फटने से बचाती है कोशिका भित्ति। कौन बचाती है? कोशिका भित्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोशिका भित्ति। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, सबसे लंबी प्राणी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है विषाणु, ऑप्शन 2 दे रखा है अंडाणु, ऑप्शन 3 दे रखा है रिक्तिका, ऑप्शन 4 दे रखा है तंत्रिका कोशिका। तो सबसे लंबी जो प्राणी कोशिका है वह है तंत्रिका कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तंत्रिका कोशिका। और नर में सबसे छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, और मादा में होती है अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका होती है अंडाणु, और सबसे लंबी प्राणी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में एक प्रश्न दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में 9th क्लास में, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है केंद्रक संकुचन, ऑप्शन 2 दे रखा है कोशिका द्रव्य संकुचन, ऑप्शन 3 दे रखा है कोशिका झिल्ली संकुचन, ऑप्शन 4 दे रखा है जीव द्रव्य संकुचन। भाई होता क्या है, जब परासरण के द्वारा किसी कोशिका में पानी की हानि हो जाती है, यानी कि उसका जो पानी है बाहर आ जाता है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है जीव द्रव्य संकुचन। क्या कहा जाता है इस घटना को? जीव द्रव्य संकुचन। और ये दे रखा है एनसीईआरटी 9th की बुक में, एनसीईआरटी 9th की बुक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीव द्रव्य संकुचन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। ऑप्शन 1 दे रखा है अंतर्प्रद्रवी जालिका की उपस्थिति में, ऑप्शन 2 दे रखा है सेंट्रियोल यानी तारकाय की उपस्थिति में, ऑप्शन 3 दे रखा है केंद्रक की उपस्थिति में, और ऑप्शन 4 दे रखा है रिक्तिकाओं की उपस्थिति में। तो अंतर्प्रद्रवी जालिका पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका ये होती है एंटी रेटिकुलम, तो अंतर्प्रद्रवी दोनों में पाई जाती है, इसमें भी और इसमें भी। और सेंट्रियोल जो तारकाय पाया जाता है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक दोनों में पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में बहुत बड़ी आकार में पाई जाती है, बड़े आकार की होने के कारण इसमें जो केंद्रक है वो एक तरफ होता है, केंद्रक एक तरफ आ जाता है। और इसमें केंद्रक जंतु कोशिका में केंद्रक होता है मध्य में, कोशिका के मध्य में होता है केंद्रक। इसका सही आंसर हो जाएगा पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न है? तारकाय की उपस्थिति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तारकाय की अनुपस्थिति में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में गोल्जी का एक कम विकसित एवं छितरा हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा पादाप, ऑप्शन 2 दे रखा है डिप्टीसोम, ऑप्शन 3 दे रखा है तारक केंद्र, ऑप्शन 4 दे रखा है क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में जो गोल्जी का होता है, गोल्जी बॉडी होती है, वो कम विकसित होती है जंतु कोशिका की अपेक्षा, कम विकसित और छितरी हुई होती है। इसे कहा जाता है डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिक्टियोसोम। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यह प्रश्न एग्जाम रीट की एग्जाम 2018 वाले में पूछा गया है। इस कोशिका में केंद्रक मध्य में ना होकर परिधि होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है पादप कोशिका, ऑप्शन 2 दे रखा है जंतु कोशिका, ऑप्शन 3 दे रखा है विषाणु, ऑप्शन 4 दे रखा है जीवाणु। तो जो किस कोशिका में केंद्रक मध्य में ना होकर परिधि होता है वो होती है पादप कोशिका, क्योंकि पादप कोशिका इस प्रकार की होती है। पादप कोशिका में बड़े आकार की रिक्तिकाएं होती है, तो ये केंद्रक खिसक के इधर की तरफ आ जाता है। ये होती है मतलब ये हो जाता है परिधि हो जाता है। परिधि मतलब बाउंड्री की तरफ आ जाता है, मध्य से खिसक कर ये बनता है बाउंड्री की तरफ। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, इस कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन 2 दे रखा है अमीबा, ऑप्शन 3 दे रखा है युग्लिना, ऑप्शन 4 दे रखा है विषाणु। जंतु कोशिका में पादप कोशिका में होते हैं हरित लवक उपस्थित, पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं, हरित लवक। और जंतु कोशिका में हरित लवक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित। लेकिन युग्लिना जंतु कोशिका का अपवाद है, जंतु कोशिका का अपवाद है, क्योंकि ये जंतु कोशिका में होते हुए भी इसके अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूग्लिना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ये एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। और ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 3 दे रखा है, इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन से 105 एंगस्ट्रॉन होती है। ये दे रखी है आरबीसी में, ये मोटाई इसकी। और ऑप्शन 4 दे रखा है एक निर्जीव परत है। तो इसका सही गलत असत्य कथन पूछा है तो ये एक निर्जीव परत है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है ना वो तो होती है निर्जीव परत, कोशिका भित्ति होती है निर्जीव परत, निर्जीव परत। जबकि जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है ना वो होती है सजीव परत। क्या होती है? सजीव परत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोशिका, ये एक निर्जीव परत है। और कोशिका झिल्ली से संबंधित और क्या दे रखा है, कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है, बिल्कुल सही है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन से 105 एंगस्ट्रॉन होती है, बात भी सही है। अब इसे चयनात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं? कि क्योंकि ये कोशिका में प्रवेश करने वाले, कोशिका में प्रवेश करने वाले व बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। प्रवेश करने वाले पदार्थों तथा बाहर जाने वाले पदार्थों पर क्या रखती है? ये नियंत्रण रखती है, नियंत्रण रखती है। इसलिए कहते हैं इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसने कोशिका झिल्ली को कोशिका कला कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा नेजलियम क्रेमर, ऑप्शन 2 दे रखा प्लोव, ऑप्शन 3 दे रखा रॉबर्टसन, ऑप्शन 4 दे रखा सिंगर तथा निकोलसन। तो कोशिका झिल्ली को कोशिका कला कहा है नेजलियम क्रेमर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेजली और क्रेमर। और प्लो ने क्या कहा है इसे? प्लो ने इसे कहा है जीव द्रव्य झिल्ली कहा है इसे प्लो ने। और रॉबर्टसन ने दिया है कोशिका झिल्ली से संबंधित इकाई सिद्धांत, कोशिका झिल्ली से संबंधित इकाई सिद्धांत जिसे कहते हैं यूनिट थ्योरी या यूनिट मेम्ब्रेन ये कहते हैं इसको। रॉबर्टसन ने दिया है। सिंगर तथा निकोलसन ने दिया है दरोमोजेक मॉडल, कोशिका झिल्ली से संबंधित दिया है इन्होंने दरोमोजेक मॉडल। और ये मॉडल कोशिका झिल्ली से संबंधित ये मॉडल सर्वमान्य है। सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? दरोमोजेक मॉडल। इसका सही आंसर हो जाएगा, किसने कहा है कोशिका झिल्ली को कोशिका कला? नेजली एवं क्रेमर ने। इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग जीव द्रव्य को बाह्य वातावरण से अलग रखता है तथा कोशिका में प्रवेश करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखता है? तो कोशिका झिल्ली का नियंत्रण रखता है। ऑप्शन 1 दे रखा कोशिका भित्ति, ऑप्शन 2 दे रखा कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 3 दे रखा तारककाय, ऑप्शन 4 दे रखा राइबोसोम। तो जीव द्रव्य को जो बाह्य वातावरण से बाहर रखता है और कोशिका में प्रवेश करने वाले या बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है कोशिका झिल्ली। इसकी खास बात यह कोशिका झिल्ली सजीव है। कोशिका झिल्ली क्या है? सजीव है, जबकि कोशिका भित्ति निर्जीव है। कोशिका झिल्ली क्या है? सजीव है, सजीव परत है ये, जो क्या करती है कोशिका के घटकों को क्या करती है? बाहरी पर्यावरण से अलग रखती है। कोशिका भित्ति निर्जीव परत है। और वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने जो सर्वप्रथम खोजी थी ना रॉबर्ट हुक ने जो खोजी थी ना वो एक कोशिका भित्ति ही थी। पेड़ की छाल से जो उन्होंने प्राप्त की थी वो क्या थी? कोशिका भित्ति ही थी। तो इसका सही आंसर तो हो गया कोशिका झिल्ली। इसके बाद में कोशिका झिल्ली का इकाई सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन 1 दे रखा सिंगर तथा निकोलसन, ऑप्शन 2 दे रखा रॉबर्टसन, ऑप्शन 3 दे रखा नेजलियम क्रेमर, ऑप्शन 4 दे रखा प्लो। तो प्लो ने तो कोशिका झिल्ली को क्या कहा है? कोशिका झिल्ली को कहा है जीव द्रव्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली को क्या कहा है इन्होंने? जीव द्रव्य झिल्ली। और नेजलियम क्रेमर ने कहा है कोशिका कला। कोशिका झिल्ली को क्या कहा है? कोशिका कला। और रॉबर्टसन ने दिया है इकाई सिद्धांत, कोशिका झिल्ली से संबंधित इकाई सिद्धांत इन्होंने दिया है। और सिंगर तथा निकोलसन ने दिया है दरोमोजेक मॉडल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली का जो इकाई सिद्धांत दिया है वो दिया है रॉबर्टसन ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला है प्रश्न नंबर 21 है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा इकाई सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा दरोमोजेक मॉडल, ऑप्शन 3 दे रखा स्त्रीत मॉडल, ऑप्शन 4 दे रखा 1 व 2 दोनों। तो प्लाज्मा झिल्ली का या कोशिका झिल्ली का जो सर्वमान्य मॉडल है वह मॉडल है दरोमोजेक मॉडल, जिसे दिया गया है सिंगर तथा निकोलसन के द्वारा। सिंगर था निकोलसन ने दिया है ये मॉडल, निकोलसन के द्वारा ये मॉडल दिया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 22।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन एक दे रखा है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन दो दे रखा है वायरसों में कोई एंजाइम तंत्र नहीं होता। इसके बाद में ऑप्शन तीन दे रखा है बैक्टीरिया में निश्चित केंद्र का आवरण नहीं होता। ऑप्शन चार दे रखा है राइबोसोम को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसमें पहला कथन देखते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि इसमें पाए जाते हैं जल अपघटनी एंजाइम। जल अपघटनी एंजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक यानी कि जल अपघटनी, जो क्या करते हैं भोजन को पचाते हैं और भोजन को पचाने का कार्य करते हैं और कोशिकाओं को नष्ट करते हैं ये। ऑप्शन दो दे रखा है वायरसों में कोई एंजाइम तंत्र नहीं होता। वायरसों में अपना कोई एंजाइम तंत्र नहीं होता, ये परजीवी होते हैं, अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी होते हैं ये, परजीवी होते हैं, ये दूसरे की कोशिका पर ही निर्भर रहते हैं, तो ये भी सही है। बैक्टीरिया में निश्चित केंद्र का आवरण नहीं होता, ये बात भी सही है। और ऑप्शन नंबर चार देखा है राइबोसोम को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये कथन सत्य नहीं है, ये कथन असत्य है। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कहा जाता है। तो राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, प्रोटीन के निर्माण में सहायक। राइबोसोम दो प्रकार के हैं, 70S व 80S प्रकार के, 80S प्रकार के। ये पाए जाते हैं 70S पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और 80S पाए जाते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार कि भाई राइबोसोम को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये इससे गलत कथन है क्योंकि पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन एक दे रखा है ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड। ऑप्शन दो दे रखा है फास्फोलिपिड तथा ग्लाइकोलिपिड। ऑप्शन तीन दे रखा है फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन। ऑप्शन चार दे रखा है सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। और कवकों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। ये छोटे छोटे प्रश्न है, यही दे रखे हैं RBSc की 9th किताब तक तो। और एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बनी होती है म्यूरेमिक अम्ल की, बैक्टीरिया की बनी होती है म्यूरेमिक अम्ल की कोशिका भित्ति अम्ल। तो कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वो बनी होती है फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। ऑप्शन एक दे रखा है कोशिका द्रव्य। ऑप्शन दो दे रखा क्रोमोसोम। ऑप्शन तीन दे रखा DNA। ऑप्शन चार दे रखा केंद्रक झिल्ली। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। क्या नहीं होती है? केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं और DNA पाया जाता है, लेकिन DNA में स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। DNA में क्या नहीं पाई जाती? स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। क्रोमोसोम रहते हैं वो वृत्ताकार रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, वृत्ताकार रूप में बिखरे हुए पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य होता ही है, DNA होता है, लेकिन DNA में वो नहीं पाया जाता स्टोन प्रोटीन, और केंद्रक झिल्ली इसके अंदर होती नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है? ऑप्शन एक दे रखा है अमीबा। ऑप्शन दो दे रखा है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन तीन दे रखा है एक व दोनों। ऑप्शन चार देखा उगलिना, युगलिना। तो कौन सी कोशिकाएं अपना, एक तो अमीबा भी अपना आकार बदलती रहती है और माइकोप्लाज्मा को तो जंतु जगत का क्या बोला गया है? बहरूपिया, जंतु जगत का बहरूपा बोला गया है। तो ये अपना रूप बदलता है, ये जंतु जगत का बहरूपिया बोलते हैं इसको। और ये क्या है? एक पादप है, पादप है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक व दो, दोनों। ऑप्शन प्रश्न नंबर 26 दे रखा है, ये प्रश्न छठी 8वीं किताब में, कक्षा 8 किताब में से है। कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन एक दे रखा जल। ऑप्शन दो दे रखा वसा। ऑप्शन तीन दे रखा ग्लाइकोजन। ऑप्शन चार दे रखा उपयुक्त सभी। तो कोशिका द्रव्य में जल पाया जाता है, वसा भी पाई जाती है और ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सही है। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन एक दे रखा है अंग। ऑप्शन दो दे रखा है उत्तक। ऑप्शन तीन दे रखा है शरीर। ऑप्शन चार दे रखा है तंत्र। तो समान कोशिकाओं का जो एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है उसे कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। और उत्तकों का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है उसे कहते हैं अंग, और अंगों का एक समूह जो एक समान कार्य करता है उसे कहते हैं तंत्र, और तंत्र से बनता है शरीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है उसे कहते हैं उत्तक। उत्तक का चैप्टर भी अपने जो रीट मेंस का जो सिलेबस है, रीट मेंस का, रीट प्री में नहीं है उत्तक, रीट मेंस में है उत्तक का चैप्टर।
तो इसके बाद में, और ये दे रखा है, एक तो कक्षा 9 की किताब में दे रखा है और एक कक्षा 11 किताब में दे रखा है उत्तक से संबंधित। तो हम जब पढ़ेंगे ट्रीटमेंट्स का साइंस तो उसमें ये पढ़ेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है, कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण कौन रखता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कोशिका भित्ति, ऑप्शन 2 दे रखा है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन 3 दे रखा है केंद्रक, ऑप्शन 4 दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण रखता है केंद्रक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केंद्रक। इसके बाद में किस कोशिका को आत्मघाती थैली कहा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है राइबोसोम, ऑप्शन 2 दे रखा है लाइसोसोम, ऑप्शन 3 दे रखा है रिक्तिका, ऑप्शन 4 दे रखा है हरित लवक। तो आत्मघाती थैली कहा गया है लाइसोसोम को। किसको कहा गया है? लाइसोसोम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 30 दे रखा है, ये प्रश्न 2018 की रीट एग्जाम में पूछा गया है। एजिटिज 2018 की एग्जाम जो एक ही होती थी उस टाइम पे, तो उसमें पूछा गया है। इसमें दे रखा है ऑप्शन 1 दे रखा है लाइसोसोम, ऑप्शन 3 दे रखा है राइबोसोम, ऑप्शन 3 दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 4 दे रखा है रितलवक। तो कोश कोशिकांग में कृष्टि पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक सतह होती है उसमें अंगुली नुमा एक प्रवर्ध उभरे हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिस्टी, और ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये थे अपने विज्ञान से संबंधित, विज्ञान में कोशिका से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने भाग 1 में भी 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो आज हमने कोशिका संबंधित 60 प्रश्न हल कर लिए हैं। अगले भाग में हम कोशिका के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो केवल कक्षा 8 की जो किताब है, कक्षा 8 की किताब है, उसमें एक पार्ट दे रखा है पार्ट 5, और उसी संबंधित सारे प्रश्न उसी से संबंधित देखेंगे। उसमें कौन कौन से कितने इजी और कितने हार्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि कोई दोस्त साइंस से तैयारी कर रहा है तो उसके पास शेयर जरूर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। और राजस्थान जीके की तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।